हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की मॉनिटरिंग को डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स की फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की मॉनिटरिंग की है, उसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट किया है। ठीक, यहीं पर हम लोगों ने लास्ट क्लास कवर किया था एंगल ऑफ रोटेशन कि कैसे हम एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करके किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बार रेट कांस्टेंट आ गया तो आप T12, T75 और भी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था जहां पे आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया होगा और उससे आपको K निकालना होता है और दूसरा आपको निकालना होता है कि मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा। तो मैंने लास्ट क्लास भी कहा था कि ये ऐसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं। इस टॉपिक की जो दूसरी क्लास ऑफ क्वेश्चन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उनमें थोड़ा थोड़ा कभी कन्फ्यूजन भी होता है और उसके लिए आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ता है। तो आओ हम लोग उस क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं डायरेक्ट, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहा है। सी द क्वेश्चन इज, आपके पास एक रिएक्शन है A goes to B plus C and this is a first order reaction। ये आपको दिया हुआ है कि this is a first order reaction। उसका ये कह रहा है कि the observed angle of rotation, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से पढ़े आप इसे। the observed angle of rotation of reaction mixture आफ्टर 20 मिनट्स, तो जब रिएक्शन शुरू हुई उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स फ्रॉम स्टार्ट इज 5 डिग्री, ठीक, एंड इज -20 डिग्री आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो उसने कुछ ऑब्जर्व डेटा आपको दे दिया है कि 20 मिनट के बाद इतना था एंगल ऑफ रोटेशन और कंप्लीट होने के बाद -20 डिग्री है। कह रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ, यू हैव टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ इफ पर मोल एंगल ऑफ रोटेशन, पर मोल एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ A, B and C are 60 degree, 40 degree and -80 degree respectively। ठीक, तो आपके पास एक क्वेश्चन है, सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए आपको क्या करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अब आप देखो डिफरेंस क्या है, आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके अंदर आपको सब्सटेंसेस के पर मोल एंगल ऑफ रोटेशन नहीं दिए गए थे। यहीं से आपको अपनी अप्रोच डेवलप करनी होती है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है, सिर्फ अलग अलग टाइम पर एंगल ऑफ रोटेशंस दिए हैं, पर मोल एंगल ऑफ रोटेशन की बात नहीं की है, तो आप नॉर्मल जो अपन ने पिछला केस किया था उससे उसको कवर करोगे। लेकिन अगर आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के पर मोल एंगल ऑफ रोटेशन दे दिए गए हैं तो फिर आप उस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते जो हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था। ठीक, ऑल्दो वो फॉर्मूला था क्या वैसे, लॉग R infinite minus R naught upon R infinite minus RT, है ना। चलो बहुत बढ़िया, फॉर्मूला अपने को याद है, बट अभी हम उस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको नॉर्मल लॉजिक से सॉल्व करना है, ठीक, और वो नॉर्मल लॉजिक है क्या उसकी बात करते हैं। आप सबसे पहले लिखो रिएक्शन। रिएक्शन क्या बनेगी, देखो A goes to B plus C, टाइम t इक्वल टू 0। बताओ टाइम t इक्वल टू 0 पर सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट होगा, A। मान लेते हैं इसका अमाउंट था कुछ A मोल्स, ये 0, ये 0। किसी भी टाइम t पर बताओ A में से कितना चला जाएगा, x, ये कितना बनेगा x और ये भी कितना बनेगा x। वेयर जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी t इक्वल टू इनफाइनाइट, बताओ ये कितना हो चुका होगा 0, ये कितना बनेगा A और ये कितना बनेगा A। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में आपको टाइम भी दिया हुआ है 20 मिनट, तो मैं 20 मिनट को ही लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब मुझे बताओ एक एंगल ऑफ रोटेशन है 20 मिनट पर, एक है कंप्लीशन पर। टाइम t इक्वल टू 20 मिनट पर जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा, नेट एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा वो किस किस की वजह से होगा, तीनों की वजह से, है ना। वैसे इसमें लिखा नहीं है पर तीनों के एंगल ऑफ रोटेशन दिए हैं, मतलब तीनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो आपको हर एक के एंगल ऑफ रोटेशन को कंसीडर करना होगा। तो हम यहाँ अगर बात करें कि नेट रोटेशन एंगल एट 20 मिनट्स, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हम डायरेक्ट सिर्फ a - x नहीं लिख सकते,
हमें साथ में क्या यूज करने पड़ेंगे, ये ए के 1 मोल के लिए एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 60 डिग्री। तो अगर 1 मोल के लिए 60 डिग्री है तो बताओ a माइनस एक्स मोल्स के लिए कितना होगा, a माइनस एक्स इंटू 60। बोलो होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो यही केस आ जाता है, यही चेंज आ जाता है यहाँ पर। जब आपको हर एक का पर मोल एंगल ऑफ रोटेशन पता है तो आप ये देखो कि इसके कितने मोल यहाँ प्रेजेंट है। सिंस इसके यहाँ a माइनस एक्स मोल प्रेजेंट है तो a की वजह से एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, a माइनस एक्स इंटू 60 प्लस बताओ b की वजह से कितना होगा, x इंटू 40 दैट इज 40x प्लस c की वजह से कितना होगा, x इंटू माइनस 80। समझ में आ रहा है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, क्या आएगा ये 60a। तो R20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60a माइनस 60x माइनस 100x है ना, चेक कर लो एक बार, सही है। -20 माइनस, हाँ ठीक है, माइनस 100x आ गया। सेम इसी तरह जब आप इनफाइनाइट टाइम पर पहुंच चुके होंगे तो वो देखो ये तो खत्म हो चुका, इसकी वजह से एंगल ऑफ रोटेशन होगा ही नहीं। बताओ अब इनफाइनाइट टाइम पर नेट एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, 60a माइनस सॉरी हाँ 40a माइनस 80a कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 40 है। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन में आर इनफाइनाइट की वैल्यू दी है कितनी, -20। दिस शुड बी इक्वल टू -40a। कैंसिल करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 दैट इज 0.5। इनिशियल मोल्स आ गए। a की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रख दो, तो जैसे आप ये वैल्यू यहां रखोगे बताओ क्या बनेगा इक्वेशन, R20 कितना दिया गया आपको 5। दिस शुड बी इक्वल टू 60 इंटू 1/2 माइनस 100x आएगा। फिर कितना बचा 30। ठीक है, 35 को दो कितना 25। तो देखो x की वैल्यू आ गई 25/100 दैट इज 1/4। बोला आएगा। अब आप ध्यान से देखो, a की वैल्यू हाफ, x की वैल्यू ये 1/2, x की वैल्यू है 1/4। बताओ 1/2 में से 1/4 गया तो कितना बचेगा 1/4। तो बताओ 20 मिनट में ये कितना हो चुका है, आधा, अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा, मतलब 20 मिनट क्या हो गई इसकी हाफ लाइफ। बस वही तो हमको कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द हाफ लाइफ। तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया है कि भाई शुरुआत में आधा था, आधे में से 1/4 चला गया तो 1/4 ही बचेगा। तो 20 मिनट में ये अपना हाफ डिकम्पोज हो चुका है, इसलिए इस रिएक्शन की हाफ लाइफ कितनी होगी 20 मिनट हो गई। तो देखो ये आपको भी समझ में आ रहा है, इसमें याद रखने का कुछ है ही नहीं। आपको नॉर्मल तरीके से रिएक्शन को लिखना है, ये हिसाब लगाना है कि किसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, उसको नेट से कंपेयर करो। आप ए और एक्स की वैल्यू निकालकर इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ, T75% कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वाले जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनमें ना वो वेरिएशन ले आएगा, ध्यान देना। कई बार ऐसा होता है वो चुपचाप से लिख देता है, तो लैंग्वेज बहुत तरीके से पढ़ना। ऐसा बोल देगा ए ऑप्टिकली इनएक्टिव है जबकि बी और सी ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। तो फिर इस केस के अंदर हम लोग ए को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ है उसका ध्यान रखना। चलो कॉपी कर लो इसे आप लोग। फिर हम लोग मूव करते हैं अपने लास्ट पैरामीटर के ऊपर। वैसे एज सच वो पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत साल पहले, बहुत समय पहले की बात है, जब जेई में उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद से लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो ठीक है, हम लोग कवर कर लेते हैं। वो आपकी बेसिकली ना आपके आईक्यू के लिए वो है कि आप खुद कंपेयर करके चीज़ों को बना सको। ठीक, तो जो अपना नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म। और उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म के थ्रू रेट कांस्टेंट पता करते हैं। फिफ्थ है ना, सिक्स्थ है, सिक्स्थ। चलो तो ये अपना सिक्स्थ पैरामीटर है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म। ऐसे मत लिखो, इसको आप ऐसे लिखो, बाय मेजरिंग थिकनेस ऑफ ऑक्साइड फिल्म। ठीक, तो ये थिकनेस ऑफ ऑक्साइड फिल्म क्या है, देखो यहां पर हम कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है मेटल के ऊपर ऑक्साइड फिल्म का बनना। शायद हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो इनऑर्गेनिक में हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ ही लेंगे।
एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन जब आप करवाओ तो एल्यूमिनियम मेटल के सरफेस के ऊपर Al2O3 की एक लेयर बनना शुरू हो जाती है। देख रिएक्शन बैलेंस कर लेना, उसकी जरूरत नहीं मुझे। तो होता क्या है, जैसे ही रिएक्शन होगी ऑक्साइड जो बना वो ऑक्साइड क्या करेगा, मेटल के ऊपर एक लेयर बनाना शुरू कर देगा। ठीक, तो देखो आपने शुरू किया, मान लो शुरुआत में आपके पास एक मेटल का ब्लॉक था। इस मेटल के ब्लॉक ने क्या किया, यह टाइम t इक्वल टू 0 पर जब कोई रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। ठीक, फिर क्या होगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा किसी भी टाइम t पर हम देखेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन कुछ हो चुकी होगी और इस मेटल ब्लॉक के ऊपर क्या होगा, एक लेयर बन चुकी होगी, किसकी, ऑक्साइड की। ठीक, तो मान लो लेयर अपन ऐसे बना लेते हैं अभी। तो इसके चारों तरफ ऐसे एक ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है टाइम t पर। ठीक, फिर और आगे चलोगे, टाइम गुजरता रहेगा तो देखो जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये मेटल इससे रिएक्ट करता जाएगा और आपके पास क्या होगी, इस ऑक्साइड लेयर की थिकनेस धीरे धीरे क्या होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। लेकिन होता क्या है, एक फिक्स्ड थिकनेस के बाद जब एक फिक्स्ड थिकनेस आ गई तो फिर मेटल और ऑक्सीजन का फर्दर कांटेक्ट नहीं हो पाता है और उसके बाद फर्दर आपको मेटल की थिकनेस के अंदर या ऑक्साइड की फिल्म की थिकनेस में कोई इंक्रीज नज़र नहीं आता है। तो उस टाइम पर हम बोलते हैं कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पर, तो उस टाइम पर क्या हुआ होगा, जो आपका मेटल ब्लॉक था उसके ऊपर मैक्सिमम जितनी थिकनेस आ सकती है वो आ चुकी होगी। ठीक है, मान लो ये मैक्सिमम थिकनेस है तो इसको हम लिखते हैं टाउ मैक्स, इसको हम लिखते हैं टाउ। यहाँ पर हम टाउ इज डिनोटिंग बेसिकली थिकनेस ऑफ ऑक्साइड फिल्म। ठीक है, तो ये अपने पास जो ऑक्साइड फिल्म बनी ये उसकी थिकनेस को दिखा रहा है और ये मैक्सिमम थिकनेस है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी तो बस ये लास्ट थिकनेस है जो बनी होगी। अब ऑक्साइड फिल्म की थिकनेस इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती है। तो हम यहाँ पर मेजर क्या करते हैं, हम किसी टाइम t पर थिकनेस मेजर करेंगे, हम मैक्सिमम थिकनेस मेजर करेंगे और उससे हम इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कुछ भी कैलकुलेट करें उससे पहले हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारा एक अजम्पशन है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। सो व्हाट इज द अजम्पशन, बेसिकली अजम्पशन इज कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हम मानकर चलते हैं। ठीक, और इसी के बेसिस पर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर की तरह सॉल्व करेंगे। अब देखो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ऑल्दो एक फाइनल फॉर्म बनेगा, आप याद रख लो तो ठीक है, अदरवाइज एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक जनरलाइज रिएक्शन लेकर चल रहा हूँ कि जब मेटल की ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा M+O2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। मैं कोई फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा हूँ, तो सिंपल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखो टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका कुछ अमाउंट होगा a। ठीक, ये कितना होगा उस टाइम पर, 0, कुछ भी नहीं होगा। जब टाइम t पर आप आ चुके हो कुछ टाइम के बाद, तो कुछ टाइम t के बाद क्या हुआ होगा, इसमें से कुछ अमाउंट चला गया होगा x। सही है, बताओ ये कितना बना होगा, x। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ सकता है कि जरूरत ना सर ये x बने, मान लो मैं बैलेंस करूं यहाँ पर, यहाँ 2 कोफिशिएंट आ जाए तो ठीक है 2x बना देना, 3x बना देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी दिख जाएगा आपको क्यों। तो ये x बना, बताओ ये x किसका अमाउंट है, मेटल ऑक्साइड। बताओ यहाँ पर ये जो फिल्म बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है, मेटल ऑक्साइड की वजह से। भाई जो रेड कलर की फिल्म दिखाई दे रही है किसकी फिल्म है, मेटल ऑक्साइड की फिल्म है। यहाँ पर मेटल ऑक्साइड का जितना ज्यादा अमाउंट बनेगा उस फिल्म की थिकनेस भी उतनी ज्यादा होगी। मेटल ऑक्साइड यहाँ पे जितना कम बनेगा इस ऑक्साइड फिल्म की थिकनेस क्या होगी, उतनी ही कम होगी। बोलो होगी ना। तो बेसिक सा फंडा क्या है कि भाई हमारी जो फिल्म की थिकनेस है वो इस चीज पे डिपेंड कर रही है कि गिवन टाइम में कितना मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो बताओ क्या मैं मेटल ऑक्साइड के अमाउंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ बोल सकता हूँ, where टाउ इज थिकनेस ऑफ फिल्म। तो जितना ज्यादा मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा फिल्म की थिकनेस भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा।
सिमिलरली आप आओ टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये कितना हो चुका होगा, 0। बताओ ये कितना बन चुका होगा, अब तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई ना। तो टाइम, इनफाइनाइट टाइम पर जो मेटल ऑक्साइड की थिकनेस बनेगी, फिल्म की थिकनेस बनेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी, ए की वैल्यू पर। ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी टाउ मैक्स भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। बोलो समझ में आता है? बस अगर आपको ये चीज समझ में आती है कि ऑक्साइड फिल्म जो बन रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसको हमने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माना है। बताओ आप इसके लिए के का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, 2.303 अपॉन टी। क्या बनता है फॉर्मूला, लॉग ए। ए की जगह तो मैं क्या लिखूंगा, टाउ मैक्स अपॉन टाउ मैक्स माइनस टाउ। बस टाउ लिख लो, आपको समझ जाओगे टाउ टी की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये हो गया ऑक्साइड फिल्म के लिए फॉर्मूला। ठीक, तो मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, पर बहुत पहले इस थिकनेस वाले पार्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था और डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपकी इच्छा है, रटना चाहो तो रट लो, वरना मैंने आपको तरीका सिखा दिया है, किसी भी टाइम पर आप इसको क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। इसमें मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आपको वैल्यूज प्लेस करनी होगी फॉर्मूले के अंदर, तो वो आप लोग कर लेना, आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसका मिल ही जाएगा। तो ये थे अपने 6 पैरामीटर्स फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिनके टर्म में हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन की रेट को मेजर कर सकते हैं, रिएक्शन के प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं कि किस स्टेज ऑफ रिएक्शन पर, किस स्टेज ऑफ टाइम पर कितना % रिएक्शन हो चुका है। तो अलग अलग तरीके थे, हमने प्रेशर के टर्म्स में पढ़ा, हमने स्टैंडर्ड रिएजेंट के साथ टाइट्रेट करके पढ़ा, हम लोगों ने एल्किली के वॉल्यूम के टर्म्स में पढ़ा, हम लोगों ने एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म्स में पढ़ा। तो सारी चीज़ों को मिलाकर आपके पास ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनती है जो केमिकल काइनेटिक्स में पूछे जा सकते हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 2, एक पहला वाला प्रेशर वाला जो कि जेईई का फेवरेट है, वो कई बार उससे क्वेश्चन उठा के पूछता है, और दूसरा था एंगल ऑफ रोटेशन वाला। ये 2 तो आपको ध्यान रखने ही रखने, इनके ऊपर काम करना ही करना है। जब भी इस चीज़ को रिवाइज करो, इन 2 टॉपिक्स को आप जरूर से ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग मूव करते हैं आगे, और अब हम लोग बात करते हैं दोबारा से सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की। सिंस हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पूरा एनालाइज कर लिया है, तो हम बात करते हैं दोबारा से सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। वहाँ का कुछ पार्ट रह गया था, तो उस पार्ट को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। आप इसे फटाफट से कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। पूरा ही क्लीन कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी पूरे बोर्ड के। देखो ऑल्दो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, सेकंड ऑर्डर हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे आपको एक नई चीज़ सिखानी है, उसके लिए मुझे दोबारा से सेकंड ऑर्डर के ऊपर आना पड़ेगा। तो आप हेडिंग डालें नेक्स्ट, काइनेटिक्स ऑफ एलिमेंट्री बाईमॉलिक्यूलर सेकंड ऑर्डर। वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिख रहा हूं क्योंकि मैंने एलिमेंट्री बोल दिया है, बाईमॉलिक्यूलर बोल दिया है, तो अपने आप ही रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो चुकी होगी, सेकंड ऑर्डर की हो चुकी होगी, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओगे आपने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या इक्वेशन डिराइव किया था? भूलना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन आजकल मनुष्य बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जल्दी बताओ, बस इतना सा। 1/80 इक्वल टू क्या बना था, ठीक है। ये आपका कंप्लीट इक्वेशन था, या फिर आप KT इक्वल टू 1/80 माइनस 1/E0 भी लिख सकते हो। याद है ना? नहीं है? कहाँ याद था? याद तो मैंने दिलाया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो थोड़ा फोकस करो चीज़ों पे। अभी आप ये देखो, हमारे पास एक एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, A + B गिव सम प्रोडक्ट्स, ठीक। तो हम इसके लिए वापस से काइनेटिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन यहां पर हम 2 केस बना सकते हैं। देखो पहला केस तो ये है जो बहुत आसान है कि A और B दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो, सेम, ठीक। तो अपना केस 1 है, केस 1 when initial concentration of A and B is same, ठीक है। तो देखो जब ये सेम होगा तो उस केस में क्या होगा, ये है A, ये है B, this gives products
टाइम t इक्वल टू 0। बताओ टाइम t इक्वल टू 0 पर a का मान लेते हैं a, b को भी मान लेते हैं a। किसी भी टाइम t पर क्या होगा, किसी भी टाइम t पर a में से कितना चला जाएगा x, यहाँ पर b में से कितना चला जाएगा x। प्रोडक्ट बनेगा जो बन जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। मैं तो क्या करना चाहता हूँ, मैं तो लिखना चाहता हूँ इस रिएक्शन की रेट एट टाइम t। बताओ इस रिएक्शन की रेट टाइम t पर मैं किसके टर्म्स में लिख सकता हूँ, a के टर्म्स में लिख सकता हूँ, b के टर्म्स में लिख सकता हूँ। बताओ a के टर्म्स में रेट क्या बनेगी, माइनस डी ए बाई डी टी, है ना। मैं इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहा हूँ टाइम t पर। बताओ b के टर्म्स में क्या बनेगी, वो माइनस डी बी बाई डी टी, है ना। किसी के टर्म्स में लिख लो, रेट तो सेम ही आएगी। अच्छा बताओ यहाँ तो क्या है, a और b की कंसंट्रेशन भी क्या है, सेम है। तो आप किसी के टर्म्स में लिख लो, आप a के टर्म्स में लिखना चाहते हो चाहे b के टर्म्स में। अब ध्यान देना, अगर मैं टाइम t पर रेट लिख रहा हूं तो मुझे a की कंसंट्रेशन भी कौन सी यूज करनी पड़ेगी, टाइम t वाली। तो बताओ टाइम t पर a की कंसंट्रेशन कितनी है, a माइनस एक्स। सेम चीज b के लिए भी एप्लीकेबल है, तो यहाँ तो दोनों की सेम ही है। किसी के टर्म्स में लिख दो तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ a माइनस एक्स होगा। डिफरेंशिएट करना तो आपको आता ही है, इसको डिफरेंशिएट करना, बताओ वैल्यू कितनी आएगी, एटी अपॉन, इंटीग्रेट थोड़ा ना करना है यार, डिफरेंशिएट करना है। क्या क्या बढ़ जाएगी, कुछ भी बढ़ जाएगा, यूं ही बढ़ जाएगा, है ना, ये चलता है। क्या डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, पूरी 11th पढ़ ली डिफरेंशिएशन, फिजिक्स में नहीं पढ़ा डिफरेंशिएशन वो नहीं आता तो क्या मतलब, इतना डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए यार, अपनी 11th कंप्लीट हो चुकी है पूरी, ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। बताओ ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या ये कभी बदलेगी दोबारा रिएक्शन में? एक बार आपने ए के 5 मोल लेकर शुरू कर लिया, क्या आप उसको बदलोगे? नहीं बदलोगे ना। थ्रू आउट द रिएक्शन वो चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। इस माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, dx बाई dt के इक्वल आ जाएगी। कोई डाउट हो तो बोलो, सही है। चलो, तो हमने इस रिएक्शन की रेट डिफरेंशियल फॉर्म में लिख ली है dx बाई dt। अच्छा बताओ, अगर मैं इसी रिएक्शन की रेट लॉ की फॉर्म में लिखूं तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हाँ, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो कोएफिशिएंट होंगे वही पावर में आ जाएंगे, सही है। तो ये भी इसी रिएक्शन की रेट और ये भी इसी रिएक्शन की रेट, क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? तो बस इक्वेट करो, यहां से आप रेट क्या हो गई, dx बाई डी टी। चलो इधर नहीं, इधर लिखते हैं, यहाँ पे अपन पूरा कर लेंगे, dx बाई डी टी एंड दिस शुड बी इक्वल टू, तो क्या बनेगा, k इंटू, बताओ टाइम t पर a की कंसंट्रेशन कितनी है, a माइनस एक्स, और b की कंसंट्रेशन भी कितनी है, a माइनस एक्स होगा। अब यहां से हम क्या करना शुरू करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। तो देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इक्वेशन बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। मैं इसको लिख सकता हूं dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू k इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो ये बनेगा dx अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k dt। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में भी आप लोग कच्चे हो थोड़े मुझे पता है, लेकिन जब आप मैथ्स में पढ़ लोगे ना तो ये आपके लिए बहुत चिल्लर सी चीज़ होगी। इसके लिए तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अभी हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन आगे जाके नहीं लगेगा, चिंता मत करो। अच्छा तो मुझे लिमिट रखनी है किसके टर्म्स में, इस बार x के टर्म्स में। तो आप एक बार वापस से यहाँ पर आओ रिएक्शन पे, देखो इस रिएक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, x की वैल्यू 0 इनिशियल, जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 0। और जब टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट है तो x की वैल्यू किसके बराबर हो चुकी होगी, a के बराबर। क्यों? क्योंकि टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये पूरा खत्म हो चुका होगा, इसका मतलब पूरा का पूरा डीकंपोज हो चुका है। तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो चुकी होगी, a के इक्वल होगी। तो जब आप टाइम की लिमिट 0 से t लगा रहे हो तो आपको x की लिमिट कहां से कहां लगानी चाहिए, 0 से लेकर a तक, सही है। चलो करो इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स, है ना। अगर आपको ऐसा नहीं तो ऐसे देख लो,
x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/x। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा बताओ, -1/a-x। और बहुत ध्यान से देखना, साथ में x के साथ में कौन सा साइन है, माइनस साइन, तो हम उस कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट -1 है, तो साथ में आप इसे -1 से डिवाइड भी करोगे। बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लिमिट्स क्या लगेंगी इसकी, 0 से लेकर a नहीं यार, 0 से x आएगी ना लिमिट, ये लिमिट 0 से a नहीं आएगी, 0 से x आएगी। भाई हम टाइम t पर है ना, a तो कब था, जब टाइम इनफाइनाइट पहुंच चुका होगा। तो टाइम t = 0 पर ये 0 था, और टाइम t पर ये कुछ x डिकम्पोज हो चुका होगा। ठीक, तो लिमिट 0 से जाएगी आपकी x = ये क्या बनेगा बताओ, k × t, और उसकी लिमिट जाएगी कहां से कहां तक, 0 से t तक। तो रखो वैल्यूज, एक बार आप वैल्यू रखो x, तो ये बनेगा 1/a-x माइनस 1/ क्या बनेगा, a = क्या बन जाएगा, k × t। तो देखो ये रहा एक इक्वेशन, कंपेयर करो, बताओ क्या मैं 1/a-x को, मतलब मैं a-x को at लिख सकता हूं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/at = क्या मैं इसको a0 लिख लूं, तो 1/a0 + kt। देखो सेम इक्वेशन आ रहा है। तो जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है, तो ये एक नॉर्मल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरह काम करेगा। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो इक्वेशन आपने वहां अप्लाई किया था, सेम वही इक्वेशन आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो पूरी रिएक्शन के लिए। क्लियर। अब इसमें क्या है ना, दो रिएक्टेंट अलग, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन ओवरऑल कैसी होगी रिएक्शन आपकी, सेकंड ऑर्डर होगी। ठीक, तो जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम होती है तो कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं आता है। जो नॉर्मल सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन था वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन चेंज आता है जब दोनों की कंसंट्रेशंस क्या हो, अलग अलग हो। तो एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं अगले पार्ट पर जहां दोनों की कंसंट्रेशंस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब देखो यहीं पे अगर दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग हो तो फिर क्या वेरिएशन आता है, तो बहुत ध्यान से देखें आप। चलो वापस से लिख लेंगे। अब आप देखो, पहले तो आप हेडिंग चेंज कर लो, केस बन गया अपना नंबर 2। इनिशियल कंडीशन ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट। ठीक है, टाइम t = 0 पर इसको मान लो a, इसको मान लो b। ठीक, और किसी भी टाइम t पर, अब आप किसी के रेस्पेक्ट में बात कर लो, चाहे a के रेस्पेक्ट में कर लो, चाहे b के रेस्पेक्ट में कर लो। तो मान लो a में से गया x, तो b में से भी कितना जाएगा, x, और ये प्रोडक्ट कुछ बन जाएगा। अगेन अगर मैं फिर से इस रिएक्शन की रेट लिखूं डिफरेंशियल फॉर्म में, बताओ रेट क्या बनेगी, वही -dA/dt या फिर -dB/dt, और ये दोनों ही वैल्यू किसकी इक्वल आएंगी, dx/dt के ही। कैसे वो आप अभी देख लो प्रूव करके। अगर आप -dA/dt लिख रहे हो तो आप a-x को डिफरेंशिएट करोगे, करो डिफरेंशिएट, ये तो गया 0, माइनस माइनस प्लस, बताओ ये किसके इक्वल आ जाएगी, dx/dt। या फिर आप b के टर्म्स में लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप b-x को डिफरेंशिएट कर लो, फिर से वापस कितना आ जाएगा, प्लस dx/dt ही आ जाएगा। तो दोनों ही केस में सेम आने वाला है, आप किसी के टर्म्स में लिख लो। तो ये तो होगी डिफरेंशियल फॉर्म में। फिर बताओ रेट लॉ की फॉर्म में इस रिएक्शन की रेट क्या बनेगी, तो इस बार रेट क्या बनेगी, रेट विल बी इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a दैट इज a-x एंड कंसंट्रेशन ऑफ b दैट इज b-x। तो दोनों एक रिएक्शन की रेट से अगेन दोनों की दोनों क्या होंगी, इक्वल। तो चलो दोनों को इक्वेट करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। देखो इक्वेशन क्या बनेगा अपना, इधर से उठाओ, रेट का इक्वेशन बना dx/dt इज इक्वल्स टू, इधर क्या बनेगा, k इंटू a-x इंटू b-x।
अब आपको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करने के लिए आपको वापस से वेरिएबल सेपरेट करने होंगे, यानी x के साथ x आएगा और t के साथ k आई जाएगा आपका। तो dt को इधर भेज दो और इन दोनों को इधर ले आओ। तो इक्वेशन क्या बन गया, dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू बनेगा k dt। अब आप इंटीग्रेट करो इसे भी, टाइम वेरी करेगा 0 से t, तो ये कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से लेकर x तक, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये आप अगेन वही बात है मैथ्स में सीखोगे, तो अभी आपको इंटीग्रेशन पे फोकस नहीं करना है। यहाँ आपको फाइनल इक्वेशन भी आसान है, याद रख लो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आपको एक बार कैलकुलेशन देखनी है, फिर फाइनल पॉइंट पे जब हम चलेंगे तब हम इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ एक तरीके से इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को b माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और b माइनस ए से डिवाइड भी करता हूँ। कर सकते हैं, तो मैथ्स में होता ही है ना, दोनों कैंसिल कर दो, वापस ये इक्वेशन बन जाएगा। इस वाले b माइनस ए को मैं अंदर ला रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, dx इंटू बी माइनस ए। तो देखो अपना इक्वेशन क्या बनेगा, अपना इक्वेशन बनेगा 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन। ये जो b माइनस ए है मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ ऐसे, a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आप इसको सॉल्व कर लो, वापस से आपको यही चीज़ मिल जाएगी। चाहो तो मैं वो करके दिखा देता हूँ। a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। यहाँ तो आएगा b माइनस एक्स माइनस ऑफ यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस एक्स, तो बन गया a प्लस एक्स, एक्स एक्स गया। देखो वापस से ये वैल्यू इसी के बराबर आ गई ना। चलो, तो ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है, आप सीखोगे मैथ्स में, चिंता मत करो, आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, आप तो बस देखते जाओ, भूलते जाओ। जो काम की चीज़ है हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ये काम की चीज़ नहीं है। जब आप मैथ्स में अपना इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ लोगे ये सब आपको आता है, ये सब आप खेलने की चीज़ें हैं सब, तो आपके लिए। फिर अब आप देखो, मुझे इन दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना, ये x की तरह काम कर रहा है भाई, a तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन a माइनस का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ a माइनस एक्स। लेकिन सिंस x के साथ माइनस साइन है तो आपको एक माइनस और लगाना पड़ेगा। सेम इसी तरह माइनस ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस ln b माइनस एक्स। और इनकी लिमिट कितनी चलेगी बताओ, 0 से लेकर x, और साथ में बाहर क्या आएगा, 1 अपॉन बी माइनस ए। दिस शुड बी इक्वल टू, ये क्या बनेगा, kt, और लिमिट चलेगी 0 से t पे। सही है, आगे बढ़ो। ये क्या बना, 1 अपॉन बी माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, ln ऑफ b माइनस एक्स माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स, लिमिट 0 टू x। ध्यान देना हमने लिमिट्स नहीं रखी अभी, तो दोनों लिमिट्स एक साथ ही रख लेंगे। ये 0 से t, क्या मैं ln b माइनस एक्स, ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a अपॉन b। तो आप इसको फिर से एक और फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज दिस विल बी इक्वल टू ln b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और इसकी लिमिट कितनी, 0 से x। दिस शुड बी इक्वल टू kt, जिसकी लिमिट होगी 0 से t। अब आप लिमिट्स रखो, तो जैसे आप लिमिट्स रखोगे बताओ, 1 अपॉन b माइनस a, ये क्या बनेगा, ln ऑफ b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स माइनस ln, जब आप x के लिए 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, b अपॉन a। सही है, दिस शुड बी इक्वल टू क्या आएगा बताओ, kt। ठीक है, चलो फिर से देखो, ये बन गया ln a, ये बन गया ln b। बताओ ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a अपॉन b। तो इस इक्वेशन को पूरा अरेंज कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना, kt इक्वल टू क्या बनेगा, 1 अपॉन बी माइनस ए, है ना, ऐसे फ्लिप करके लिख रहा हूँ सिर्फ, ln a अपॉन b, तो b माइनस एक्स इंटू ए अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी बनेगा। उल्टा कर दोगे, ठीक। चाहो तो ln को log में कन्वर्ट कर लो, जैसे ln को log में कन्वर्ट करोगे, देखो k का फाइनल फॉर्म क्या बन जाएगा, 2.303 अपॉन b माइनस ए इंटू टी, log to the base 10 a इंटू बी माइनस एक्स
अपॉन b इंटू ए माइनस एक्स। तो ये आपको इक्वेशन अगर याद रह जाए तो अच्छा, नहीं रहे तो और भी अच्छा, क्योंकि इसकी ऐसे बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये एक डिफरेंट केस है, और वैसे मैंने बोला सेकेंड ऑर्डर का ये वाला पार्ट ऐसा सिलेबस में नहीं है, बट पूछ ले तो पूछ ले वाली बात है। देखो, है ना, चांसेस बहुत कम है, मैं आपको मतलब गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की कि 99.99% चांसेस है कि इससे नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ से ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, बस इसीलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप फटाफट से इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैंने आपको इतनी बड़ी राम कहानी सुनाई। कॉपी करो। तो देखो, अब हमको क्या डिस्कस करना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, उस चीज़ की हम लोग बात करते हैं। चलो पूरा फ्रेम इधर ले लेते हैं, फिर टाइम फिर वापस जगह कम पड़ेगी। देखो, जब हमारे पास दो अलग अलग मतलब रिएक्टेंट्स की कंसिडरेशन अलग अलग हैं, तो उस केस में हमने एक इक्वेशन डिराइव कर लिया है, एंड दैट इक्वेशन इज K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log द बेस 10 B इंटू ए माइनस एक्स, उल्टा लिख दिया ना, a इंटू बी माइनस a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन b इंटू क्या बनेगा ये a माइनस एक्स। अच्छा, नीचे वाला b माइनस ए भी तो है, b माइनस ए इंटू टी। ठीक है, अब आप देखो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ। हमारी रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन थी a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक, ये A था, ये B था। अब मैं पे कंडीशन क्या लगा रहा हूं? कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर इन दोनों में से कोई एक एक्सिस में हो, लेट्स से B इज इन एक्सिस। ठीक, अब बताओ B के एक्सिस में होने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि अगर B एक्सिस में है तो B का अमाउंट A से क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो अगर B का अमाउंट A से बहुत ज्यादा होगा, और दूसरा एक और चीज होगी, B का अमाउंट X से भी क्या होगा? ये तो मतलब होगा एक्सिस का। तो होगा क्या? B माइनस A की वैल्यू मैं कितने लिख दूंगा? B। और बताओ यहां से B माइनस X की वैल्यू भी मैं कितने लिख दूंगा? B। और जैसे मैं दोनों असम्पशन यहां पे अप्लाई करता हूं, देखो आप K का इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2.303 अपॉन B माइनस A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? B इंटू टी लॉग द बेस 10। देखो ये बनेगा a इंटू बी अपॉन बी इंटू ए माइनस एक्स। तो b से b कैंसिल, इस वाले b को यहां पर इसके साथ क्लब कर दो, तो ये क्या बनेगा? k इंटू बी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग द बेस 10। क्या बना होता है इक्वेशन? a अपॉन ए माइनस एक्स बना। अभी आप देखो ये तो रेट कांस्टेंट के, बताओ b क्या है? कौन सी कंसंट्रेशन? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये भी क्या रहेगी? फिक्स। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। बताओ कांस्टेंट टू कांस्टेंट क्या बन गया? एक नया कांस्टेंट। जो नया कांस्टेंट बना उसका नाम रख दिया k डैश, और k डैश बताओ किसके इक्वल होगा? 2.303 अपॉन टी लॉग द बेस 10। बताओ इक्वेशन क्या बनेगा? a अपॉन ए माइनस एक्स। बताओ अब ये रिएक्शन कैसी हो चुकी है कि इक्वेशन किससे मिलता हुआ दिख रहा है आपको? फर्स्ट ऑर्डर से। तो ऐसी रिएक्शंस की ये जो कैटेगरी होती है, इन्हें हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हमने शुरू किया था कहां से? सेकंड ऑर्डर से, लेकिन हमने रिएक्शन को किस में कन्वर्ट कर लिया? फर्स्ट ऑर्डर में। बताओ उसकी कंडीशन क्या है? लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि दोनों रिएक्टेंट में से एक किसके अंदर होना चाहिए? एक्सिस के अंदर होना चाहिए। तब आप देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं? ये ऐसी एलिमेंट्री बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती हैं जो देखने पर तो सेकंड ऑर्डर की लगती है सॉरी, जो देखने पर तो सेकंड ऑर्डर की लगती है, लेकिन एक्चुअली ये कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो कभी भी किसी बाइमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर
अगर एक रिएक्टेंट एक्सेस में है तो वो रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाली होगी, पहली चीज। दूसरा, न्यूमेरिकल्स में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे क्वेश्चन में लिख दिया है, होता क्या है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो पहली चीज तो जब आप लोग थ्योरी में पढ़ते हो तो मैक्सिमम लोगों को ये समझ भी नहीं आता है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझ में आ चुका है हमें कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर किसे बोलते हैं। दूसरा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपल वही फॉर्म यूज करना है जो आप आज तक यूज करते हुए आए हो। मतलब आपको उसको एज सिंपल फर्स्ट ऑर्डर ही ट्रीट करना है, अलग से न्यूमेरिकल्स में उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज सिर्फ इतना सा होता है कि जो के होता है उस रिएक्शन का, वो के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट के इक्वल होता है, ठीक। तो न्यूमेरिकल्स में वो पहले से प्री कंसीडर्ड होता है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेकर चलनी है। तो ये आई बात कि जब हमारे पास एक रिएजेंट एक्सेस में है तो क्या होगा, रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। और यहीं से हमारे पास एक नया टर्म आ चुका है, तो इसको हम तरीके से डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने को बात करनी है, एग्जाम्पल भी मैं आपसे इसका डिस्कस करूंगा, इसलिए हम लोग इसको अब अलग से हेडिंग बना के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहले बात करते हैं क्या होती है। तो अब लिखना शुरू करें, these are the elementary bimolecular reactions, in which one of the reactant is in excess, या ठीक, is in excess. These reactions appear to be of second order, but are actually of फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, या अगर ऐसे लिख लो, एक्चुअली की जगह से लिख लो, बट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक, तो देखने में आपको सेकेंड ऑर्डर लगेगी, लेकिन एक्चुअली कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो देखो, जैसे रिएक्शन में वापस लिख रहा हूं, बाईमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेकिन मैंने बी को किस में ले लिया है, एक्सेस में। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाएगा। अब आप ध्यान दो, अगर मैं इसके लिए रेट लॉ लिखूं, हम इसको यहां से भी प्रूव कर सकते हैं। जब मैं रेट लॉ लिखूंगा तो बताओ रेट लॉ क्या बनेगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बी की कंसंट्रेशन को लिखने के लिए मैं एक अलग कलर यूज कर रहा हूं, उसका रीजन आपको भी दिख ही जाएगा। ये है कंसंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन देखो, बी किसके अंदर प्रेजेंट है, एक्सेस में। जब भी कोई रिएजेंट एक्सेस में होता है, एक्सेस का मतलब क्या होता है, कि जितना भी कंज्यूम हो जाए उसका अमाउंट चेंज नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा कि आप समुंदर में से 2-4 मटके पानी, 2-4 मटके, आप 2-4 ट्रक निकाल लो पानी के, बताओ क्या उसके पानी के कंटेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वहां पर पानी किस में है, एक्सेस में। तो जब आपने बी एक्सेस में लिया है, तो बी अगर खर्च हो भी गया थोड़ा बहुत, उससे बी की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप ध्यान रखना, जब कोई रिएजेंट एक्सेस में होता है तो हम उसकी कंसंट्रेशन को क्या मानकर चलते हैं, कांस्टेंट। द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेस रिएजेंट विल बी कांस्टेंट। बोलो ऐसा होगा। अभी देखो, ये कांस्टेंट, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक नया कांस्टेंट। तो जब मैं इस रिएक्शन के लिए अब रेट लॉ लिखूंगा, तो बताओ रेट लॉ क्या बनेगा, सम के डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। और बताओ अब ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। और इसीलिए इन रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। तो थ्योरेटिकली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं पहले बोल चुका हूं, न्यूमेरिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ किस इसमें, मतलब सिर्फ चेंज क्या होती है, डेफिनेशन चेंज होती है। न्यूमेरिकल्स में तो बस ये एक एक्स्ट्रा टर्म इसके साथ आ जाता है, ठीक
ठीक है, तो वो प्री कंसीडर्ड होता है न्यूमेरिकल में, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। फिर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की कि कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होती है। तो आपको याद हो हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ा था, हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। कौन सा कैटेलाइज्ड पढ़ रहे हैं? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो ध्यान देना, ये अपना एक एस्टर है CH3COO C2H5 एक्वस। आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो वाटर, तो जब हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो हम वाटर को हमेशा किस में लेकर चलते हैं? एक्सेस में। ठीक है, बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? एक तो बनेगा CH3COOH, जगह कम पड़ गई मेरी, तो थोड़ा इधर से शुरू कर लेता हूं। तो हम एक एस्टर ले रहे हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। प्रोडक्ट मुझे क्या क्या मिल रहा है? एक तो मिलेगा एसिड दैट इज CH3COOH एक्वस अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH एक्वस, और इसको हमने किस में लिया है? एक्सेस में। सिंस ये एक एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है तो यहां पर, ठीक है। अब क्या होगा देखो, आप जब आप इस रिएक्शन के लिए बात करोगे, ये वाटर एक्सेस में है, तो मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है? कांस्टेंट। अब रिएक्शन की रेट एक्सेस रिएजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। आप चाहो तो साथ में ये भी लिख देना, विल बी कांस्टेंट एंड द रेट will not depend on concentration of excess reagent, क्योंकि वो तो कांस्टेंट हो चुका है, तो फिर उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड कर ही नहीं सकती है। ठीक है, सेम चीज यहां पर होगी। जब आप इसे एक्चुअली रेट लिखोगे, रेट, तो रेट का इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखोगे आप? H2। फिर हमने सब भी डिस्कस किया, ये किस में प्रेजेंट है? एक्सेस में, तो ये दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बना लेंगे। तो बताओ रेट किसके इक्वल बन जाएगी? K डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5। आ रही बात समझ में? तो जो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है एस्टर का, वो एक्चुअली कैसे ऑर्डर का होता है? फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि वहां पर वाटर किस में प्रेजेंट होता है? एक्सेस में प्रेजेंट होता है। ठीक, चलो ये चीज हम बार बार डिस्कस कर ही रहे। अभी इस रिएक्शन के बारे में तो एग्जांपल था, इसलिए डिस्कस करना जरूरी था। अब ध्यान रखना, एसिड कैटेलाइज्ड फर्स्ट ऑर्डर होता है, लेकिन अगर आप बेस कैटेलाइज्ड ले लो, बेस कैटेलाइज्ड, तो फिर वो सेकेंड ऑर्डर का हो जाता है। कौन से ऑर्डर का हो जाता है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। ठीक, वो कैसे होती है वो हम ऑर्गेनिक में सीखते हैं। उसमें क्या होता है, जो कैटलिस्ट होता है वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और उसकी कंसंट्रेशन पर भी रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। तो ये तो ऐसे आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि भाई एसिड कैटलाइज्ड फर्स्ट ऑर्डर होता है और बेस कैटलाइज्ड हमेशा कैसा होता है? सेकेंड ऑर्डर होता है। ठीक, अभी इस रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी है आफ्टर ये कि एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, आप देखो इस रिएक्शन को कैटेलाइज कौन कर रहा है? एक एसिड। तो इस रिएक्शन की रेट को मेजर करके हम दो अलग अलग एसिड्स की स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? दो अलग अलग एसिड्स की स्ट्रेंथ। कैसे पता करते हैं? उसके लिए आप इसे कॉपी करो, फिर बताता हूं कि हम कैसे इस रिएक्शन की रेट से दो अलग अलग एसिड्स की स्ट्रेंथ पता करेंगे। तो देखो हम कैसे यहां से स्ट्रेंथ पता करते हैं। हम क्या करेंगे, रिएक्शन लेंगे, जैसे CH3COO C2H5 प्लस H2O। हमने भी एसिड यूज किया एक HA जो कि H प्लस प्रोवाइड करवाएगा और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। तो CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक, फिर हमने सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करवाया दोबारा से, अब क्या ये बना रहा है CH3COH प्लस साथ में क्या बनाएगा C2H5OH और ये बन गया अब एसिड HB।
ठीक है। अब हम कैसे कंपेयर करें स्ट्रेंथ, बड़ा आसान है भाई, इस रिएक्शन को एसिड कैटेलाइज कर रहा है ना, अगर मान लो HA ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो इस रिएक्शन को कैटेलाइज भी ज्यादा करेगा, तो इस रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, ज्यादा। अगर HB कैटेलाइज कर रहा है इस रिएक्शन को, ठीक, अगर HB की स्ट्रेंथ कम हुई तो इस रिएक्शन को कैटेलाइज भी कम करेगा, कैटेलाइज कम करेगा तो इस रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, कम। तो बहुत आसान होता है, दो अलग अलग एसिड से हम सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करवाते हैं और फिर उनकी रेट को कंपेयर करते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर सिंपल सी बात कर सकते हैं, हम रेशियो देखेंगे कि रेट इन प्रेजेंस ऑफ HA डिवाइडेड बाय रेट इन प्रेजेंस ऑफ HB, ठीक। जैसा आपने देखा रेट का इक्वेशन क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू बनता है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, क्योंकि तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर तो फिक्स रहेगी। अब रेट किस पर डिपेंड करेगी, K पर। मतलब अगर मैं रेट का रेशियो लिख रहा हूं तो बेसिकली मैं K का रेशियो लिख सकता हूं कि K इन प्रेजेंस ऑफ HA अपॉन K इन प्रेजेंस ऑफ HB। ये आप ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन हो अगर आप उसकी रेट कंपेयर कर रहे हो तो बेसिकली हम उसकी K वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन सेम है, हम सिर्फ एसिड बदल रहे हैं, बाकी सब कुछ हम क्या रखेंगे यहाँ पर सेम। कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी तो एक रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो कभी भी हम दो रिएक्शंस की रेट कंपेयर कर रहे हैं मतलब उनकी K वैल्यूज कंपेयर करते हैं, ठीक। तो K ऑफ HA अपॉन K ऑफ HB ये किस पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस, दैट इज HA से कितना H प्लस आ रहा है, और स्ट्रेंथ ऑफ HB यानी HB से कितना H प्लस आ रहा है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा इस रेशियो के ऊपर। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आया, इफ K ऑफ HA और K इन प्रेजेंस ऑफ HB इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा कि H प्लस फ्रॉम HA H प्लस फ्रॉम HB से क्या आ रहा है, ज्यादा, और इसका मतलब क्या हुआ, HA इज स्ट्रॉन्गर देन HB। सिमिलरली अगर ये रेशियो कम आया, इफ K ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ HA इज लेस देन K इन प्रेजेंस ऑफ HB, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा, HA से जो H प्लस आ रहा है वो HB से क्या होगा, कम, और उस केस में क्या होगा, HB विल बी स्ट्रॉन्गर देन HA। बात समझ में आ रही है। तो ये ध्यान रखना, हम दो अलग अलग एसिड्स के प्रेजेंस में रेट कंपेयर करके इन एसिड्स की स्ट्रेंथ बता सकते हैं। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, जिसमें आपको लिख के दिखा देता हूं। बताओ, जब मैं HA की प्रेजेंस में रेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, K इन प्रेजेंस ऑफ HA इंटू एस्टर। इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, K इन प्रेजेंस ऑफ HB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। मैं कंसंट्रेशन तो एस्टर सेम रखूंगा, एक ही रिएक्शन को मैं दो अलग अलग सिर्फ कैटलिस्ट बदल रहा हूं, इससे ये कैंसिल, देखो ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर, इस टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है जेई के अंदर, तो थोड़ा सा इससे डिफरेंट था, इसलिए अभी उसको अपन यहाँ कवर नहीं कर सकते हैं, पर आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तब मैं आपको सिखाऊंगा वो क्वेश्चन भी क्या था, वो आगे आएगा आपके लिए। बट हाँ, अभी आप किसी भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस तरीके से क्या कर सकते हो, दो यूज़ किए जाने वाले एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। तो ध्यान रखना, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल जैसे आप नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को सॉल्व करते हो वैसे आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर को भी सॉल्व करना है। बस आपको थियोरेटिकली पता होना चाहिए कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, ये वो रिएक्शंस होती हैं जो देखने पर तो कैसी लगती हैं, सेकंड ऑर्डर, लेकिन वो एक्चुअली क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर। और वो फर्स्ट ऑर्डर क्यों हो जाती है, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब दोनों में से एक रिएक्टेंट किस में प्रेजेंट हो, एक्सेस में प्रेजेंट हो। ठीक, चलो तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिए, फर्स्ट ऑर्डर की एप्लीकेशंस कंप्लीट कर लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में हमने दोबारा बात की, जो दो केसेस मैंने आपको कवर करवाए, और हमने सीखा कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है। नेक्स्ट क्लास हम कुछ मिसलेनियस टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, लाइक उनका नाम होता है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अगेन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के ही एप्लीकेशंस हैं जो हम लोगों को कवर करने। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।